हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जिसमें कि हमने बेसिक ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी क्या होता है ये जाना था। कि सपोज हमारे पास सीरीज है जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन है। उस दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा अगर कांस्टेंट आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। उसका यूज़ करके हमने किसी भी एक जनरल एपी का nth टर्म डिराइव किया था, जिसमें बोला था कि अगर किसी भी एपी का पहला टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो हम लोग बोल सकते हैं उसका जो nth टर्म होगा वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। ठीक है। उसके बाद हमने उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करे थे। क्वेश्चंस करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं समेसन। समेसन के पहले हम लोग देख ले कुछ बेसिक्स। हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। हमारे पास कोई भी एक एपी गिवन है जो कि जनरलाइज है, जनरल एपी हमें पता होता है। उसका कोई भी n टर्म का पहले n टर्म का सम कितना आएगा वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से सुनने वाली बात है एक, कि सपोज हमारे पास एक एपी है विच इज़ 1 एंड अगला टर्म इज़ 4, अगला टर्म इज़ 7, अगला टर्म इज़ 10 प्लस 13, इसी तरीके 16। ये मेरे पास एक एपी लिखा हुआ है। अभी देखो, अगर मुझे इसके सारे टर्म्स के सम निकालने हैं, जो भी जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 अगर मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा। एक तरीका तो ये होता है सबको ऐड कर दो, लेकिन अभी तो चलो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6 टर्म्स हैं, तुम ऐड भी कर सकते हो, चल जाएगा। सपोज अगर 100 टर्म्स ऐसे लिखे हो, तो टोटल 100 टर्म्स लिखे हो, तो तब तो तुम डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाओगे ना। एक एक करके कितना ऐड करोगे, एक एक करके ऐड करोगे तो टाइम ही बीत जाएगा, है ना, 2-4 साल लग जाएगा। तो ऐसे तो होगा नहीं, इसके लिए कुछ ना कुछ फार्मूला बनाना पड़ेगा। क्या फार्मूला बन पाएगा? हाँ बन पाएगा। क्यों बन पाएगा? क्योंकि एक सिमेट्रिक पैटर्न फॉलो कर रहा है एपी। अगर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है दिस मीन्स हम लोग उस पैटर्न को एनालाइज करेंगे, उसके बेसिस पे एक फार्मूला डिराइव करेंगे। अब ये पैटर्न किस तरीके का है उसको सोचो। मुझे इसका सम निकालना है। मैंने क्या किया, इसी सम को रिवर्स वे में लिख दिया। मतलब जो सबसे आखिरी टर्म था उसको सबसे पहले लिखा, उसके बाद 13 पीछे से, मतलब सेम एपी को मैंने क्या किया, पीछे से लिख दिया। मुझे पता होता है ना, ए प्लस बी प्लस सी लिखो या सी प्लस बी प्लस ए लिखो, बात एक ही है। हाँ, ऐड ही तो कर रहे हैं, सही बात है। जब ऐड ही कर रहे हैं तो मैं पीछे से ऐड करूं, आगे से ऐड करूं, बात एक ही है। ओके, लेकिन इससे फायदा हो रहा है एक, ये फायदा सिर्फ एपी में ही होगा। क्या फायदा हो रहा है? देखो, ये भी एस है, ये भी एस है। क्या मैं दोनों को ऐड करके देखूं एक बार? अगर मैं दोनों को ऐड करके देखूंगा तो एस प्लस एस की वैल्यू कितनी आएगी, 2s। सही बात है। उस साइड ऐड करके देखो, 1 प्लस 16 कितना आएगा, 17। 14 प्लस 4 कितना आएगा, अरे वाह 17। 10 प्लस 7 कितना आ रहा है, वाह 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 17। 10 प्लस 7 कितना आ रहा है, वाह 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 17। 13 प्लस 4 कितना आ रहा है, 17। 16 प्लस 1 कितना आ रहा है, 17। अरे ये क्या चमत्कार हो गया, हो गया, बस हो गया। यही फायदा है एपी में। क्या फायदा है? अगर तुम आगे वाले टर्म को सबसे लास्ट टर्म से ऐड करते हो कुछ वैल्यू आएगी। अगर सेम काम रिपीट करते हो कि आगे से दूसरा टर्म एंड पीछे से दूसरा टर्म लो, उनको ऐड करो, एग्जैक्टली सेम वैल्यू आएगी जो पहले और आखिरी टर्म को ऐड करके आई थी। सिमिलरली आगे से तीसरा टर्म उठाओ, पीछे से भी तीसरा टर्म उठाओ, दोनों को ऐड कर दो, वो वैल्यू भी सेम होगी। आगे से चौथा, पीछे से चौथा, आगे से पांचवा, पीछे से पांचवा, आगे से छठा, पीछे से छठा। यहाँ 6 टर्म ही थे इसलिए ऐसा हुआ। अगर आगे भी टर्म्स होते तो सम कितना आता, 17 17 17 17। अच्छा, ये 17 17 17 को ऐड करना है, कितनी बार करना है? तो तुम बोलोगे सर 6 टाइम्स। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 6 थे और उन्हीं 6 को तो हमने ऐड किया। सही बात है। तो दिस इज बेसिकली 6 इंटू 17, उसकी वैल्यू 2s आ गई। सो वहाँ से वी कैन से s की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 इंटू 17/2। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन क्या हर एक क्वेश्चन में हम लोग सम ऑफ एपी पूछा जाएगा तो बार बार ऐसे क्या रिवर्स करके लिखेंगे और फिर सम निकालेंगे? नहीं, इसी को हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं। कैसे जनरलाइज करेंगे? देखो,
सपोज हमारे पास एक जनरल एपी है, तो उसका सम जो निकालना होगा वो कैसा होगा, पहला टर्म इज ए, दूसरा टर्म इज ए प्लस डी, तीसरा टर्म इज ए प्लस 2d। इसी तरीके से पीछे से लिखते जाओगे, तो पीछे से सेकेंड लास्ट टर्म क्या आएगा, ए एन माइनस 2 इंटू डी, एंड सबसे लास्ट वाला टर्म एपी का क्या होता है, ए एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एक एपी होता है, सही बात है, यही एपी है। ओके, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ओके, अगर एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इनको ऐड करना है, तो क्या मैं वही वाला तरीका अपना लूँ जो पीछे अपनाया था, सही बात है। अच्छा, इस एन टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, इसलिए क्या मैं इसको एस एन को एस को एस एन लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। ओके, मैं इसी एस एन को फिर से लिखूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, सबसे लास्ट वाले टर्म को सबसे पहले लिखूंगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर सेकेंड लास्ट वाले टर्म को यहां पे लिखूंगा, ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। थर्ड लास्ट टर्म क्या आएगा, खुद सोचो, ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी। ओके, एंड इसी तरीके से ये चलता जाएगा। ओके, यहां कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस, नहीं सही है। ओके, एंड यहां इसके नीचे जस्ट क्या आएगा, तो ये सेकेंड लास्ट टर्म है, तो इसके नीचे तो ये वाला टर्म आने वाला है, हाँ सही बात है। उसके बाद सबसे लास्ट टर्म क्या आएगा, ए आएगा। ओके, इससे फायदा क्या हुआ, इससे एग्जैक्टली वही फायदा हुआ जो लास्ट क्वेश्चन में हमारा हुआ था। क्या फायदा हुआ, दोनों को ऐड करके देखो एक बार, जब दोनों को ऐड करने की कोशिश करेंगे, एस एन को एस एन के साथ ऐड करोगे तो 2 टाइम्स एस एन आ जाएगा। ओके, इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करो, ये पहला टर्म एंड आखिरी टर्म, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तुम बोलोगे सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यही चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की थी। अब सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म को भी ऐड करोगे तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू आएगी। विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार करके देख लो, ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस 2 डी, ऐड करो, ए प्लस ए कितना आएगा, 2a आएगा, प्लस डी प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, ये तो 2a प्लस डी कॉमन ले लो, 1 प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, सॉरी डी तो कॉमन पहले से ही निकाल लिया, तो यहाँ से 2a प्लस डी इंटू एन माइनस 1, एग्जैक्टली सेम आया, क्या बोलेंगे, हाँ। इसी तरीके से अगर तुम तीसरे टर्म को एंड थर्ड लास्ट टर्म को ऐड करोगे, एग्जैक्टली सेम वैल्यू आने वाली है। इसी तरीके से आखिरी टर्म एंड पहले वाले टर्म को ऐड करोगे, एग्जैक्टली सेम वैल्यू आने वाली है। मतलब ये जो वैल्यू आई है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कितने बार आने वाली है, तुम बोलोगे सर एन टर्म्स हैं, अगर एन टर्म्स है तो कितने बार आएगी, सर एन टाइम्स आएगी। ओके, सो यहाँ से आई कैन डायरेक्टली से एस एन जो आएगा वो एन इधर था और ये 2 को डिवाइड कर दिया तो n/2 बन गया, ब्रैकेट के अंदर वही रह गया 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एक फार्मूला बन गया किसका, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ये फॉर्मूला तुम्हें रट्टा मार लेना है। फिर से नोटेशन का यूजुअल मीनिंग है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, अच्छा डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, बस यही यूज हो रहे हैं। अच्छा, वहाँ टी एन हमने निकाला तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकाला, सही बात है। एस एन निकाला तो n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए पी का दूसरा वाला फॉर्मूला। तो मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, एक और फॉर्मूला एस एन का निकाला जा सकता है, वो किस तरीके से निकाला जा सकता है देखते हैं। इसी एस एन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n/2, 2a को मैं क्या कर रहा हूँ, a प्लस ए लिख दे रहा हूँ, a प्लस ए तो 2a ही होता है, सही बात है, n माइनस 1 इंटू डी। अभी देखना ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, n/2 a प्लस, ये क्या है सर, ये तो tn है, ये तो nth टर्म है, nth टर्म या फिर लास्ट टर्म है सर, ये उस सीरीज का लास्ट टर्म है, मतलब एस एन निकालना था, अगर S10 निकालना था तो ये 10वां टर्म है सर, अगर S50 निकालना था तो ये 50वां टर्म है सर, अगर S100 निकालना था तो ये 100th वाला टर्म है सर। मतलब a प्लस एल लिख देता हूं मैं, वेयर l की वैल्यू इज लास्ट टर्म। ओके, मतलब अगर मेरे पास एक एपी पता हो जिसमें उस एपी का पहला टर्म मुझे पता हो, उस एपी का आखिरी टर्म मुझे पता हो, एंड उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो पता हो,
तो क्या मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा पाऊंगा, n/2 इंटू ए प्लस एल, सही बात है लगा पाऊंगा। तो मेरे पास Sn के कितने फॉर्मूले आए, 2 फॉर्मूले। अच्छा दोनों में से कौन सा यूज करना होगा, अच्छा तो ध्यान से सुनना, दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो हमने पहला वाला फॉर्मूला डिराइव किया इसमें हमने कुछ भी अजम्पशन नहीं किया कि फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है क्या है। तुम्हें अगर एक एपी पता होगा, उसका अगर पहला वाला टर्म पता होगा, कॉमन डिफरेंस पता होगा, कितने टर्म का सम निकालना है पता होगा, तो तुम बहुत ही आसानी से ये फॉर्मूला लगा पाओगे। हाँ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस मीन्स ये वाला फॉर्मूला तो हमेशा लगेगा। ये वाला फॉर्मूला अगर तुम छोड़ भी देते हो, याद नहीं भी करते हो सेकेंड वाला फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला सिर्फ याद रखा तो हमेशा काम चल जाएगा। लेकिन दूसरे वाले फॉर्मूला से ये फायदा होता है, कितनी बार क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म पता होता है और आखिरी टर्म भी पता होता है। तो जब भी क्वेश्चन में पहला टर्म एंड आखिरी टर्म पता हो, ट्राई करो कि मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ही आसान हो जाएगा लाइफ। सपोज किसी ने बोल दिया कि मेरे पास T1, T2 एंड T24 तक एक एपी है जिसमें T1 की वैल्यू कुछ दी हुई है, T24 की वैल्यू कुछ दी हुई है, तो तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? तुम लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करो, n इज 24, a इज T1, l इज T24 डायरेक्टली। अगर पहला वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो T24 इज इक्वल टू T1 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से तुम पहले d निकालोगे, d निकालने के बाद पहला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली पहला फॉर्मूला लागू तो हो जाएगा, लेकिन इस केस में तुम्हें फ़ायदा क्या होगा, तुम सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करो। तो अभी तक हमने एपी में कितने फॉर्मूले पढ़े, 3। क्या क्या? Tn सर nth टर्म, किसी भी एपी का जो nth टर्म होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर से a का मतलब क्या है, d का मतलब क्या है, सब तुम्हें पता है। अच्छा Sn का मतलब क्या होगा सर, Sn इज इक्वल टू होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से एक और Sn का फॉर्मूला आ जाएगा n/2 a प्लस l, जहाँ पे l इज लास्ट टर्म, l इज लास्ट टर्म। ये 3 फार्मूला एपी में याद रख लो, एपी का कोई भी क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएगा। ये 3 फार्मूला अगर तुम्हें याद है, एपी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। या तो तुम्हें nth टर्म निकालना होगा, एक सीरीज दे देगा एपी का, या फिर तुम्हें उसका सम निकालना होगा। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो अगर ये तुम्हें याद है, तुम बहुत ही आसानी से सब कुछ कर सकते हो। ओके, यहाँ पे एक और नोट लिखेंगे। नोट क्या लिखना है, प्रॉपर्टीज लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। पहले क्या करेंगे, एपी के सारे प्रॉपर्टीज लिख लेंगे, उसके बाद एपी का जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद एपी में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। रुको बस। प्रॉपर्टी नंबर 1, भैया प्रॉपर्टी नंबर 1 तो वही लिखूंगा मैं जो एपी का डेफिनेशन था, क्या था, बोलूँगा इफ़ A1 A2 A3 A4 डॉट 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 an-1 and an are n terms in AP, then इन पे क्या कंडीशन लागू होगा। देन वी विल से ये सारे के सारे एपी में तभी हो पाएंगे जब A2 माइनस A1 की जो वैल्यू आएगी एग्जैक्टली A3 माइनस A2 के बराबर आ जाए, एग्जैक्टली A4 माइनस A3 के बराबर आ जाए, एंड सिमिलरली an माइनस an-1 के बराबर आ जाए। ठीक है, एंड ये जो an माइनस an-1 लिखा हमने, an माइनस an-1 जो लिखा, ये एग्जैक्टली क्या है, बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। इसी को तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ओके, अगर ये सारे के सारे बराबर हो गए दिस मीन्स वो किस में है, एपी में है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 तो बहुत ही सिंपल। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 में मैं 3 ही टर्म लूँगा। अगर ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी मेरे पास 3 नंबर है, बस 3 ही नंबर है, वो तीनों के तीनों ए पी में है, दिस मीन्स व्हाट, देन तुम बोलोगे फिर से वही कॉमन डिफरेंस, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होना चाहिए, तभी तो वो ए पी में होंगे। सही बात है, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। इस बी को मैं अगर एल एच एस में लाऊँ तो बी प्लस बी 2b हो जाएगा, ए को आर एच एस में ले जाऊँगा तो ए प्लस सी। तो यहाँ से एक कंडीशन आ जाएगी 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी।
दिस मीन्स अगर ए बी सी ए पी में हो, दिस मीन्स 2 टाइम्स बीच वाला दैट इज 2 टाइम्स बी इज इक्वल टू फर्स्ट वाला प्लस लास्ट वाला दैट इज ए प्लस सी। अच्छा, मतलब कोई भी नंबर अगर अल्फ़ा बीटा गामा ये तीनों ए पी में है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2 टाइम्स बीटा अल्फ़ा प्लस गामा है, बोलेंगे हाँ। अच्छा, ऐसे सोचो कहीं मुझे ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाए 2 टाइम्स y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, इससे मैं क्या इंटरप्रेट कर सकता हूँ एक्स वाई जेड के बारे में? तो मैं बोल सकता हूँ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर इन ए पी। वाई से वर्षा भी तो ट्रू होगा। अगर तुम्हें कहीं ऐसा कंडीशन मिल जाए कि एक्स वाई जेड 3 ऐसे नंबर्स हैं जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? इस कंडीशन को, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, तो तुम एक्स वाई जेड के बारे में क्या कमेंट करना चाहोगे? तुम बोलोगे सर एक्स वाई जेड किस में है? एपी में है, सिंपल। ओके, चलो, तो यहां से हमने 2 कंडीशन सीखे, डेट इज अगर a1 a2 a3 a4 an आर इन एपी देन कॉमन डिफरेंस सेम होगा हमेशा। एंड अगर ए बी सी 3 ही नंबर्स हैं मेरे पास, वो तीनों के तीनों एपी में हो, तो क्या कंडीशन लगाएंगे? 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। सिर्फ ये 2 कंडीशन अभी के लिए याद रखा। इसके बाद सोचना प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 वो है जिसका यूज़ करके हमने सम का फॉर्मूला निकाला। मैंने बोला कि अगर मान लेते हैं a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा a4 कॉमा इसी तरीके से सपोज an-3 कॉमा an-2 कॉमा an-1 कॉमा an आर n टर्म्स इन AP, देन पहला वाला चीज़ तो सेटिस्फाई होगा ही, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा और क्या हो सकता है? देन यू विल से कि अगर मैं पहले टर्म एंड आखिरी टर्म का सम निकालूं, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का सम निकालूं, तो जो वैल्यू आएगी a1 प्लस an वो एग्जैक्टली दूसरे टर्म एंड उधर से सेकेंड लास्ट टर्म के सम के बराबर आएगी। एंड वो एग्जैक्टली तीसरे टर्म एंड पीछे से थर्ड लास्ट टर्म के बराबर आएगी। वो एग्जैक्टली चौथे टर्म एंड पीछे से फोर्थ लास्ट टर्म के बराबर आएगी। एंड लाइक दिस चलता जाएगा। इसी का यूज़ करके हमने क्या किया था? सम का फॉर्मूला निकाला था। हमने वही तो यूज़ किया था कि भाई पहला टर्म एंड आखिरी टर्म का जो सम आया वो एग्जैक्टली दूसरा टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म का आया, वो एग्जैक्टली तीसरे टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म का आया, वो एग्जैक्टली फोर्थ टर्म एंड फोर्थ लास्ट टर्म का आया, वो एग्जैक्टली लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म का आया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यही चीज़ का यूज किया था हमने और इसी चीज़ को यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अच्छा सोचो रैंडम अगर मैं लिखूँ, सपोज अगर मैं आगे से 10वां टर्म लेता हूँ तो पीछे से मैं कौन सा लूँगा? an-1। ये चीज़ भी तुम्हें समझ में आनी चाहिए ना। तो देखो आगे से पहला टर्म 1 होता है तो पीछे से पहला टर्म n होता है, दूसरा टर्म n-1, तीसरा टर्म n-2, तो 10वां टर्म n-9 होगा। या तो ऐसे समझ लो, या फिर एक ट्रिक है, देखो जितने भी सम लिखे हुए हैं सबका सबस्क्रिप्ट का सम क्या है? 1 प्लस n, n+1, 2 प्लस n-1, n+1, 3 प्लस n-2, n+1, 4 प्लस n-3, n+1। तो 10 प्लस व्हाट इज n+1? 10 प्लस n-9। अच्छा ये सेम होगा a100 प्लस an-99 बोलोगे। अच्छा ये सेम होगा a57 प्लस an-56 बोलोगे। एंड इसी तरीके से ये चलता जाएगा हमेशा। इसका मतलब ये है कि टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड गिव्स द सेम रिजल्ट ऑन एडिशन। मतलब आगे से अगर तुमने पहला टर्म उठाया, पीछे से पहला टर्म उठाया, उसका सम निकाला, और आगे से तुमने दूसरा टर्म उठाया, पीछे से तुमने दूसरा टर्म उठाया, उसका सम निकाला, हमेशा वैल्यू सेम आएगी। इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देखो, अगर मैं कुछ नंबर ऑफ टर्म्स को रिड्यूस करूं, मतलब मेरे पास सपोज a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8 आर इन AP। सपोज ये 8 टर्म है मेरे पास और ये सारे के सारे AP में है, तो मैं क्या करूँगा?
तो मैं बोलूँगा अगर ये प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश किया तो मैं बोलूँगा A1 प्लस A8 की जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली A2 प्लस A7 की आने वाली है, वो एग्जैक्टली A3 प्लस A6 की आने वाली है, वो एग्जैक्टली A4 प्लस A5 की आने वाली है। ये सारे वैल्यूज़ सेम आएंगे, इक्वल आएंगे, ऐड करके देख लेना कोई भी 8 टर्म AP में रख के, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे तो पेयर्स बन गए, सारे के सारे टर्म खत्म हो गए। एक एग्जांपल ऐसा लो सर जिसमें पेयर्स ना बन पाए, लाइक A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 आर इन AP। सपोज सर क्वेश्चन ऐसा गिवन है कि टोटल 7 टर्म्स ये सारे के सारे AP में। अब अगर आप ऊपर वाला फंडा लगाओगे तो कैसे लगाओगे? मैं बोलूँगा सही बात है, A1 एंड A7 का जो सम आएगा वो एग्जैक्टली किसके बराबर आएगा? A2 एंड A6 के बराबर। वो एग्जैक्टली किसके बराबर आएगा? A3 एंड A5 के बराबर। वो एग्जैक्टली किसके बराबर आएगा? सर अब तो A4 अकेला बच गया। A4 एंड व्हाट? सही क्वेश्चन, सही क्वेश्चन। A4 एंड व्हाट? A4 तो अकेला बच गया। तो क्या करें? अब ऐसे सोचो सर, A3 प्लस A5, इन तीनों को ध्यान से देखो। A3 A4 A5 क्या AP में है? तुम बोलोगे हाँ। अगर A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 सारे के सारे AP में हैं तो A3 A4 A5 भी तो AP में ही होंगे। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है सर? आ जाएगा। सोचो, 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17, ये सारे के सारे AP में हैं, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि 8 11 14 भी AP में है? हाँ सर, 8 प्लस 3 11 11 प्लस 3 14। अच्छा, क्या मैं कोई भी 3 पेयर उठा लूँ वो AP में ही होंगे? हाँ सर। 5 8 11 AP में नहीं है क्या? बोलेंगे हैं, एग्जैक्टली है। ओके। अच्छा, अगर 3 टर्म AP में होते हैं तो क्या होता है? सर 2 गुना ऑफ बीच वाला इज इक्वल टू पहला वाला प्लस आखिरी वाला। अभी तो सीखा ABC अगर AP में है तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C होगा। हाँ, अगर ABC AP में है तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C होगा। हाँ, इसका मतलब सर A1 प्लस A5 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2A4, और यहाँ तो A4 था तो अगला टर्म A4 ही आ जाएगा। ओके, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहे तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे, बीच वाला टर्म बच गया उसी को 2 बार लिख देंगे। हाँ, तो ये 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़े। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 बोला गया कांस्टेंट एंड नॉन कांस्टेंट AP। कांस्टेंट AP का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट AP मीन्स कॉमन डिफरेंस इज 0। कितनी बार क्वेश्चन में ये टर्म यूज कर देते हैं कांस्टेंट AP, तो तुम्हें जाननी जरूरी है, ठीक है। तो मैंने यहां लिख दिया कांस्टेंट AP का मतलब कॉमन डिफरेंस 0। मतलब क्या है सर? कॉमन डिफरेंस 0 हो गया तो वो AP हुआ? हाँ होगा। कॉमन डिफरेंस में तो मैंने कुछ बनाए। सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है 2 2 2 2 2 2 2 2 लाइक दिस डॉट डॉट डॉट। क्या ये AP है? बोलेंगे एग्जैक्टली AP है। क्यों? क्योंकि सर डिफरेंस ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव टर्म हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, एक कॉमन वैल्यू आ रही है जो फिक्स है। 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा फिक्स है और वो फिक्स वैल्यू कितनी है? 0। दिस मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना? 0। लेकिन तुम्हें दिख रहा है क्या ये कांस्टेंट AP हो गया? क्यों? क्योंकि सर इसका जो सारे टर्म्स है वो तो फिक्स हो गया, 2 2 2 2 2 2 2। हाँ, यही होता है कांस्टेंट AP। एंड अगला टर्म डेट इज कॉल्ड नॉन कांस्टेंट AP, वो भी तुम्हें समझ में आ गया होगा अब तो। नॉन कांस्टेंट AP मीन्स कॉमन डिफरेंस is not equal to 0, not equal to 0, that is D is not equal to 0। मतलब अगर कभी भी D 0 छोड़ के कुछ भी आ गया तो वो एक नॉन कांस्टेंट AP हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लो, 3 5 7 9, ये AP है जो कि नॉन कांस्टेंट AP है। ओके, तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़े फिर से मैं एक बार याद दिला देता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये था कि भाई अगर कोई नंबर्स AP में है तो कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। उसके बाद ABC, अगर मेरे पास 3 ही नंबर्स हैं
तीनों नंबर में अगर AP में है तो 2 टाइम्स ऑफ बीच वाला डेट इज 2B इज इक्वल टू A प्लस C होगा, या वाइस वर्सा कहीं भी 2B इज इक्वल टू B A प्लस C लिखा हुआ है, दिस मीन्स ABC आर इन AP। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि भाई आगे से पहला टर्म और पीछे से पहला टर्म, आगे से दूसरा पीछे से दूसरा, आगे से तीसरा पीछे से तीसरा, ये सारी टर्म्स का जो सम होता है ना इंडिविजुअली पेयर वाइज, वो हमेशा इक्वल होता है। उसके बाद हमने कांस्टेंट AP एंड नॉन कांस्टेंट AP पढ़ा। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 में बोला कि अगर सपोज हमारे पास एक AP है, AP है विच इज A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये सारे के सारे किस में हैं, एक AP में है। अगर उसने बोला कि मैं सारे टर्म्स में इन एवरी टर्म्स अगर मैं एक कांस्टेंट ऐड कर दूं, कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दूं, A1 प्लस कुछ कांस्टेंट कर दूं, A2 प्लस कुछ कांस्टेंट कर दूं, A3 प्लस कुछ कांस्टेंट कर दूं, A4 प्लस कुछ कांस्टेंट कर दूं एंड AN प्लस कुछ कांस्टेंट कर दूं, दीज आर ऑल्सो इन AP, ठीक है, विथ सेम कॉमन डिफरेंस। सेम कॉमन डिफरेंस, हाँ, क्यों? क्योंकि जब तुम डिफरेंस निकालोगे A2 प्लस के माइनस A1 प्लस के करोगे तो वो एग्जैक्टली A2 माइनस A1 के बराबर ही आएगा। अगर इसका कॉमन डिफरेंस D था तो इसका भी कॉमन डिफरेंस D ही रहेगा। अगर मैं सारे टर्म्स में कुछ ऐड किया हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा AP के कॉमन डिफरेंस में भी, और वो एक AP ही रहेगा नया सीरीज। ओके, इसी तरीके से अगर मेरे पास एक वही AP सीरीज है, उस सीरीज में मैं सारे टर्म्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, A1 मल्टीप्लाइड बाय K, A2 मल्टीप्लाइड बाय K, A3 मल्टीप्लाइड बाय K एंड लाइक दिस टिल AN मल्टीप्लाइड बाय K। अगर ऐसा सीरीज बनाऊं तो दिस इज आर ऑल्सो इन AP, ठीक है, ये भी एक AP ही होगा, बट कॉमन डिफरेंस विल बी व्हाट, K टाइम्स D। देख लो, A2K माइनस A1 K निकालोगे तो K तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, A2 माइनस A1, और A2 माइनस A1 क्या था, D था। सिंस K भी कांस्टेंट D भी कांस्टेंट तो कॉमन डिफरेंस K इंटू D आ गया। ओके, मतलब ये भी AP में होंगे। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करने में क्या दिक्कत है, बस जीरो से डिवाइड मत करना, बस जीरो से डिवाइड मत करना, क्योंकि जीरो से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ओके, इस केस में बस लिख लेंगे K इज नॉट इक्वल टू जीरो, K इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ओके, दिस मीन्स अगर मेरे पास एक सीरीज गिवन हो और मुझे पता है कि वो एक AP है, एक सीरीज गिवन है, मुझे पता है कि वो एक AP है, तो उस AP में कुछ मैं मल्टीप्लाई कर दूं, कुछ मैं डिवाइड कर दूं सारे टर्म्स में, कुछ मैं ऐड कर दूं सारे टर्म्स में, या कुछ सब्ट्रैक्ट कर दूं, उससे उस AP को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक AP ही रहता है, ठीक है। नया सीरीज आ जाएगा लेकिन नया सीरीज का नेचर क्या होगा, AP ही रहेगा, ये याद रखना है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 5 याद हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 याद रखो। देखो, प्रॉपर्टी नंबर 6 में अब अगर तुम्हें कभी भी एज्यूम करना हो, कितनी बार क्या होता है, बोल देता है देयर आर 3 टर्म्स विच आर इन AP, तो तुम ऑब्वियस सी बात है अगर एज्यूम करोगे तो A प्लस D A प्लस 2D कर लोगे, दिस 3 टर्म्स आर इन AP। क्योंकि सर ABC क्यों नहीं कर सकते हैं, ABC कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे तुम्हें साथ में लिखना पड़ेगा 2B इज इक्वल टू A प्लस C, कंडीशन है। इससे तुम्हारे पास कितने वेरिएबल आए, A भी अननोन, B भी अननोन, C भी अननोन। कितने इक्वेशंस चाहिए होंगे सर, 3 इक्वेशंस चाहिए होंगे, जिसमें कि एक इक्वेशन तो मेरे पास होगा एंड 2 और इक्वेशन चाहिए होंगे यूजिंग कंडीशन। लेकिन अगर तुमने A प्लस D A माइनस D माना तो इससे फ़ायदा हुआ, कितने वेरिएबल्स हैं, सिर्फ A एंड D। सर सिर्फ A एंड D हैं तो कंडीशंस कितने चाहिए होंगे, सिर्फ 2 ही चाहिए होंगे। ओके, लेकिन इससे भी इजी माना जा सकता है, अगर मुझे एज्यूम करना है 3 टर्म्स इन AP, ठीक है, 3 टर्म्स इन AP कभी भी एज्यूम करना है तो मैं A माइनस D A प्लस D कर लूँगा।
ठीक है, ये तीनों टर्म क्या एपी में है बोलेंगे हाँ। तो कभी भी मुझे एजम्पशन करना हो, खुद से एज्यूम करना हो, तीन टर्म एपी में है, तो मैं एज्यूम क्या करूंगा, ए माइनस डी, ए प्लस डी। इससे मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजियर हो जाएगा। सपोज एग्जाम में तुम्हें याद नहीं आ रहा है ये, तुम जनरल क्वेश्चन सॉल्व करो, ए प्लस डी, ए प्लस 2D लेके तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और ये याद है तो तुम्हें थोड़ा सा टाइम बचेगा। 4 टर्म्स इन एपी एज्यूम करना हो तो क्या करेंगे, देख लो ध्यान से। ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D, ये 4 टर्म एज्यूम कर लेना, काम चल जाएगा। इसको रट्टा मारना है क्या, हाँ। 5 टर्म्स इन एपी एज्यूम करना है तो क्या करेंगे, देख लो। ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ये 5 टर्म होगा। इन जनरल कभी भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करना है तो हमेशा ए से सिमेट्रिक करो, आगे ए प्लस डी ऐड करते जाओ, ए माइनस डी ऐड करते जाओ, ए प्लस 2D ऐड करते जाओ, ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करना है तो लाइक दिस, ठीक है। एंड कभी भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी एज्यूम करना है तो वही ऊपर वाला फंडा, क्या, ए माइनस डी, ए प्लस डी, 2D का कॉमन डिफरेंस है तो अगला ए प्लस 3D, पीछे ए माइनस 3D, अगला ए प्लस 5D, पीछे ए माइनस 5D, एंड लाइक दिस आगे से पीछे से करते जाओ, ऑड इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। ओके, तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 7 है कि सपोज मेरे पास 2 एपी है, एपी नंबर 1, ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास एक और एपी है, एपी नंबर 2, कैपिटल ए प्लस कैपिटल डी, कैपिटल ए प्लस कैपिटल 2D, कैपिटल ए प्लस कैपिटल 3D, एंड लाइक दिस। अब मैंने बोला मैं एक नया सीरीज बनाऊंगा AP1 प्लस AP2 ऐड करके, तो वो जो नया सीरीज आएगा वो ए प्लस ए आएगा, ए प्लस डी प्लस ए प्लस डी आएगा, ए प्लस 2D प्लस कैपिटल ए प्लस कैपिटल 2D आएगा, एंड लाइक दिस चलता जाएगा। ये जो नया सीरीज आएगा वो भी एक एपी होगा जिसका फर्स्ट टर्म दोनों एपी के फर्स्ट टर्म के सम के बराबर, एंड कॉमन डिफरेंस दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस के सम के बराबर, ठीक है। बहुत ही सिंपल। ओके, ये भी सही है। अभी एक और प्रॉपर्टी जो कि प्रॉपर्टी नहीं है फिर भी तुम्हें जान लेना चाहिए, वो फायदा करता है। या फिर एक काम करेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे तो उस टाइम पे मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इतने सारे प्रॉपर्टीज तुम्हें याद रखने थे एपी के, जिसमें तुम्हें लग रहा होगा जो भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़े वो सारे के सारे कॉमन प्रॉपर्टीज है ना, कॉमन। तो अभी तक हमने TN SN का फॉर्मूला डिराइव किया, उसके बाद बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़े, शायद तुम्हें याद हो गए हो। अगर याद नहीं हुए तो सबसे पहले तुम याद कर लो, सारे प्रॉपर्टीज को याद कर लो, लर्न, ठीक है। इससे क्या होगा, एपी के सारे प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट लेक्चर बोल लो, उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एपी। एंड मैं बार बार याद दिलाऊंगा कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, क्या यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए क्या होना चाहिए, तुम्हें सबसे पहले सारे प्रॉपर्टीज़ याद होने चाहिए, लर्न बाय हार्ट, जान लगा दो, याद कर लो पूरा और मचा दो, ठीक है। फिर अगली क्लास में जब क्वेश्चन करेंगे तुम्हें बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलो पढ़ते रहो, ऑल दी बेस्ट।